मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था। पशु परिचर का पार्ट सेकंड। तो उसमें अपन ने डेयरी फार्म पढ़ा, क्योंकि पशुओं से जो संबंधित मेन चीज़ है वो डेयरी फार्म में दूध है। उसके बाद में गोबर गौमूत्र है, और चमड़ा है, हड्डियां है। ये मुख्य मुख्य चीज़ें जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है। तो उसके विषय में हमारा आज जो सेकंड पार्ट जो चलेगा, वो चलेगा गोबर मूत्र निष्पादन, यानी कि गोबर बनाने की विधि। गोबर मूत्र निष्पादन, इसका तात्पर्य यह है कि गोबर बनाने की विधि। गोबर बनाने की विधि, अभी तक आपने गोबर ही पढ़ा होगा, गोबर को गोबर ही पढ़ा होगा, लेकिन गोबर से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। तो गोबर में जो मेन चीज पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है वह है फास्फोरस, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है वह है पोटेशियम। कितनी कितनी मात्रा में ये पाई जाती है? नाइट्रोजन 0.3 से लेके 0.7 प्रतिशत तक नाइट्रोजन गोबर में पाया जाता है। उसके बाद फास्फोरस 0.1 से 0.5% तक फास्फोरस पाया जाता है, और पोटेशियम की मात्रा 0.3 से 0.5% ये गोबर में पाया जाता है। अब ये किस काम आता है? ये भूमि में, पौधों में के लिए महत्वपूर्ण चीज है। तीनों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पौधों के लिए, भूमि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो इसमें अब आते हैं अपन खाद बनाने की विधि पर, कि खाद किस तरीके से तैयार होता है। देखो, एक तो होता क्या है कि हम गोबर को बाड़े से इकट्ठा करके, और जहां हम एक निश्चित स्थान पर डालते हैं जिसको रेवड़ी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेवड़ी बोलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और पशुधन पाया जाता है। तो एक तो हम सीधे उसमें डाल देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम कचरा भी डाल देते हैं, घर का कूड़ा करकट भी उसी में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब वो जो विधि है सीधा गोबर डालना, यानी कि उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वहां से बाड़े से लाए, जानवरों के पास से गोबर उठाया और आपने रेवड़ी में डाल दिया, तो खाद तो बनेगा, ऐसी बात नहीं है कि खाद नहीं बनेगा। लेकिन उसमें जो ये तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वह खुले में रहता है। उसमें धूप भी लगती है, पानी भी गिरता है, दूसरा कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, उसमें प्लास्टिक की पन्नियां भी आ जाती है, और बहुत सारी चीजें उसमें गंदगी आके उस खाद में मिल जाती है। तो उसमें इन चीजों की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से वह खाद पद्धति के मुताबिक दोषपूर्ण माना जाता है। यानी कि जो ढेरी विधि है, सबसे जो पहली विधि है वो ढेरी विधि को दोषपूर्ण विधि बताया है। दोषपूर्ण क्यों है? हालांकि 6-8 महीने में यह खाद तैयार हो जाता है, लेकिन इन तत्वों की मात्रा इसमें कम रहती है। यानी कि एक तरीके से ये देख लीजिए आप, नाइट्रोजन 30% लगभग कम हो जाता है, इधर से फास्फोरस लगभग 20% इसमें कम हो जाता है, और जो पोटेशियम है वो लगभग 4% की मात्रा इसमें कम हो जाती है। तो कम हो जाती है, यानी कि मतलब ये ढेरी विधि दोषपूर्ण है। अब इसकी जो दूसरी जो विधि है वह है गड्ढा विधि, यानी कि खड्डा विधि। गड्ढा कह दो, संशोधित गड्ढा विधि। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके से
गड्ढा तैयार किया जाता है, यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, यानी कि खड्डा खोदा जाता है। गड्ढा खड्डा एक ही बात है, इसको गड्ढा विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 मीटर लगभग गहरा खड्डा खोदा जाता है और 2x3 की इसकी लंबाई चौड़ाई रहती है और उसमें खाद को डाला जाता है। उसमें खाद को डाला जाता है तो 5-6 महीने में ये खाद आपका तैयार हो जाता है और लगभग इसमें इन तत्वों की मात्रा ठीक तरीके की रहती है। अगली जो तीसरी जो विधि है वह है ट्रेच विधि। आपको ये याद करने पड़ेंगे, अच्छा तरीका है, ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 प्रकार की जो विधियां हैं वो विधियां आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस की जो मात्रा है, पोटास की जो मात्रा है, वो मात्रा भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तीसरी जो विधि है वह है ट्रेच विधि। ट्रेच विधि यानी कि नाली विधि, इसको नाली विधि भी बोलते हैं। यानी कि जो गड्ढा हम तैयार करेंगे वो नाली टाइप होगा, इस तरीके से। इस तरीके से एक लंबा गड्ढा खोद देंगे लगभग 6 मीटर और क्या नाम से है जो इसकी ये 1.5 मीटर करीबन हो जाएगा और 6 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और इसमें जो पूरी तरीके से, कहने का मतलब, प्रकाश की मात्रा भी फैलेगी और हवा भी उसको, गोबर को पूर्ण तरीके से मिल जाएगी और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा तैयार होगी और नाइट्रोजन की मात्रा जमीन के लिए, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो विधि है, ये विधि बढ़िया विधि बताई जाती है, यानी कि तीसरे नंबर की जो विधि है जिसको नाली विधि या ट्रेच विधि बोलते हैं। तो ये विधि इसमें 4-5 महीने में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 4-5 महीने में। हमने जो पहली विधि बताई ढेरी विधि, उसमें 6-8 महीने में तैयार होता है, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। संशोधित जो गड्ढा विधि है उस विधि में 5-6 महीने में तैयार होता है। इसमें 4-5 महीने में, ट्रेच या नाली विधि में 4-5 महीने में खाद तैयार हो जाता है। अगली जो विधि है, चौथे नंबर की विधि है, उसको कहते हैं एडको विधि। एडको विधि अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम है, यानी कि इसमें गोबर में क्या होता है, ढेरी बना, ये इस तरीके से ढेरी बना देते हैं, जैसे गोबर अपन करते हैं ढेरी बनाकर। इसमें क्या होता है, ये जो पद्धति है ये इंग्लैंड में अपनाई जाती है। पहली बात तो ये है, इंग्लैंड में ये पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी? एडको विधि। और उस ढेरी पर क्या है, एडको पाउडर छिड़का जाता है। एडको पाउडर छिड़का जाता है और उसके बाद में ये खाद मात्र 4 महीने में आपके ये खाद तैयार हो जाता है। इस तरीके से अच्छी जो खाद होती है, यानी कि अच्छी खाद की क्या पहचान होती है, वो खाद भुरभुरी होती है। भुरभुरी, उसकी क्या खासियत रहेगी, भुरभुरी रहेगी और दुर्गंध रहित रहेगी, यानी कि उसमें बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध रहित, उस खाद में बदबू नहीं आएगी। दूसरी बात ये क्या होता है, देखो इसको डालने का एक पद्धति होती है। जैसे मान लीजिए अपन ने दलहनी फसलें की, दलहनी, या मान लीजिए तिलहनी डालें, तिल यानी कि तिल्ली जैसी फसलें, इसमें प्रति हेक्टर के हिसाब से डाला जाता है, प्रति हेक्टर के हिसाब से खाद डाला जाता है। जैसे मान लीजिए दलहनी और तिलहनी फसलें अगर काश्तकार करता है तो उसमें 10-15 टन खाद डाली जाएगी। किसमें? 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर में 10-15 टन खाद डाली जाएगी। इस तरीके से जैसे मान लीजिए अपन सब्जी करते हैं तो सब्जी में क्या है, 20-25 प्रति हेक्टर 20-25
टन खाद डाली जाएगी। इस तरीके से कहने का मतलब उसकी एक मात्रा होती है और उस मात्रा के हिसाब से खाद डाली जाती है। अब एक महत्वपूर्ण जो खाद है वो आपको सबको पता है, वो होती है केचुए की खाद। अपन ने छोटी क्लासों में भी केचुए की खादें पढ़ी है, छठी 7वीं 8वीं में भी ये चीजें आती है और लगभग कोर्स ये 8वीं 10वीं तक का ही कोर्स आपके पशु परिचर में आने वाला है। तो आप छठी 7वीं 8वीं की किताबों का भी एक बार, साइंस की ये है, जीके की है, इन किताबों को भी आप थोड़ा सा अध्ययन में ले लें तो आपको सुविधा रहेगी। केंचुए की खाद, केंचुए की खाद में क्या होता है, वही नाइट्रोजन, वही फास्फोरस और वही क्या नाम से पोटेशियम और फास्फोरस, इसकी जो मात्रा है ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन पाई जाएगी 1.5 से लगभग 2.5%, फास्फोरस 1.6 से लगभग 1.8% मात्रा इसमें मिलेगी। पोटेशियम की जो मात्रा रहेगी, पोटास की जो मात्रा रहेगी वो 1.0 से यानी कि लगभग 1.5% की मात्रा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि केंचुए की खाद में मात्रा इनकी ज्यादा रहती है, जो पेड़ों और पौधों के लिए, जमीन के लिए ज्यादा। इसमें एक तत्व पाया जाता है, ये तत्व आपको याद रखना है। इस तत्व का नाम है एक्टिनोमाइसिटिन। एक्टिनोमाइसिटिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक्टिनोमाइसिटिन तत्व पाया जाता है केंचुए की खाद में। वैसे केंचुए की खाद गोबर की खाद से, केंचुए की खाद गोबर की खाद से लगभग 8 गुना अच्छी होती है। गोबर की खाद से केंचुए की खाद 8 गुना अच्छी होती है, यानी कि केंचुए की खाद अच्छी होती है। इसमें ये तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें जो तत्व पाया जाता है वह ये, इस तत्व का नाम आपको याद रखना है, एक्टिनोमाइसिटिन। अब वैसे तो केंचुए की लगभग पूरे विश्व की बात करूं मैं तो 700 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन कृषि हेतु लाभदायक जो केंचुए की प्रजातियां हैं वह है 293। 293 प्रजातियां कृषि के लिए लाभदायक है। ठीक इसी प्रकार मूत्र में, ये आपके खाद बनाने की मैंने चारों विधियां, ढेरी विधि बता दी, क्या नाम से है, संशोधित गट्टा विधि बता दी, ट्रेच या नाली विधि बता दी, और उसके बाद में एडको विधि जो इंग्लैंड में अपनाई जाती है। और सबसे बढ़िया जो खाद होती है वह भुरभुरी होती है, दुर्गंध रहित तो होती है और टन के हिसाब से, प्रति हेक्टर के टन के हिसाब से डाली जाती है। और सबसे बढ़िया खाद होती है जो केंचुए की खाद होती है, जो गोबर की खाद से 8 गुना ज्यादा अच्छी होती है। उसमें जो तत्व पाया जाता है वह एक्टिनोमाइसिटिन पाया जाता है। केंचुए की लगभग 700 प्रजातियां हैं और उन 700 प्रजातियों में कृषि के योग्य जो प्रजातियां हैं, जो लाभदायक प्रजातियां हैं, वो लगभग नहीं, मतलब 293 प्रजातियां आपकी कृषि के उपयोग में है। अब थोड़ा सा मूत्र के बारे में, मूत्र निष्पादन के बारे में भी अपन, उसमें भी यही तत्व पाए जाते हैं। देखो उसमें मूत्र में क्या होता है, देखो वही नाइट्रोजन, उसकी मात्रा 0.4 से लगभग 1.35% की मात्रा इसमें पाई जाती है। इधर इसमें 0.05 से लगभग 0.10% की मात्रा इसमें फास्फोरस की पाई जाती है। इसके बाद में पोटेशियम की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.5 से लगभग 2% तक। यानी कि गोबर और मूत्र में ये तीनों चीजें पाई जाती है। इसकी मात्रा आपको रटनी पड़ेगी। ये जो मूत्र है अधिकतर
गाय का ही गोमूत्र काम में लिया जाता है। तो गाय का जो गोमूत्र है, यानी कि जो गोमूत्र है, वह बीमारियों में, यानी कि कैंसर जैसी बीमारियों के उपयोग के लिए अ, गोमूत्र काम में लिया जाता है। तो ये आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है बेटा, वो गोबर और गोमूत्र निष्पादन की जो गोबर बनाने की जो अच्छी विधियां हैं, जो 3-4 प्रकार की जो विधियां दी है, वो हमने पढ़ाई। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो पहले हमने दूध पढ़ा डेयरी के माध्यम से, फिर गोबर पढ़ा, और गोबर के बाद में फिर गोबर गोमूत्र के बाद में फिर अपना जो टॉपिक रहेगा वो चमड़े का रहेगा, हड्डियों का रहेगा।